Good morning, students. So, today we are going to discuss some NCERT numericals of chapter 1. So, your first numerical is you have two insulated copper spheres A and B. Okay, these are your two copper spheres A and B separated by some distance. That distance is not given in the numerical, but I have taken randomly the distance between these two spheres, let it be R. Okay, and these two spheres they possess a charges q on each of them. ठीक है, दोनों spheres पे जो charges है वो q है, given है ये. And a third sphere C of same size, ठीक है, but uncharged is brought in contact with A, ठीक है, and then brought in contact with B and finally removed from both. ठीक है, and there is a third sphere also, ठीक है, which is C, ठीक है, which is uncharged, यानी कि Q over that sphere is equal to 0. ठीक है, you have to first brought this sphere, ठीक है, with A. ठीक है, आपको इसको कॉन्टेक्ट में लगाना है ए के साथ. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव सी फ्रॉम ए. ठीक है, पहले आप इसको सी को लेके आएंगे और उसको ए के साथ कांटेक्ट में लाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव टू रिमूव सी फ्रॉम ए. फिर आप सी को ए से रिमूव करेंगे. ठीक है, एंड देन ब्रॉट दिस सी इन कॉन्टेक्ट विद बी. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन सेकेंड स्टेप आपने सी को बी के साथ कांटेक्ट में लाना है. ठीक है, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बी ऑल्सो. ठीक है, तो पहले आपने सी को ए के साथ कांटेक्ट में लाना है, फिर सी को बी के साथ लगाना है और फिर दोनों से रिमूव कर देना है. फिर आपने निकालना है व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी. जो आपके पास इस तरह के न्यूमेरिकल्स है उसमें आपने सिर्फ एक बेसिक चीज़ याद रखनी है. whenever you have given two identical metallic spheres, in this case you have two copper sphere. ठीक है, copper is a metal, so you have two identical metallic spheres. Identical is very important, metallic sphere is very important. ठीक है, जब भी आप ये दोनों चार्जेस को आपस में लेके आते हैं या कोई भी आपके पास एक बॉडीज़ है जो चार्ज्ड है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है, तो आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप एक बॉडी लेके आ रहे हो, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, ये मेरे पास एक बॉडी है ए. ठीक है, और मेरे पास सेकंड बॉडी बी है, उसको मैंने ए के साथ कांटेक्ट में लाया, ऐसे जोड़ दिया उसके साथ. तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर इसके पास 5 कूलम चार्ज है और इसके पास भी 5 कूलम चार्ज है, वेनेवर द चार्जेस ऑन ईच ऑफ द बॉडीज हैव सेम, ठीक है, देन देयर इज़ नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ओवर द स्फीयर. ठीक है, जब तक चार्जेस सेम होंगे तब कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती. बट अगर आपके पास यहाँ पे ए के ऊपर 5 कूलम चार्ज है और बी के ऊपर आपके पास 3 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये प्लस और माइनस भी हो सकता है. ठीक है, तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ओवर दीज बॉडीज आर डिफरेंट, ठीक है, देन देयर इज़ अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. तो हम वहाँ पे दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन जब आप करेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, तो आपने बेसिक सा स्टेप याद रखना है कि अगर सेम होगी, 5 कूलम होता है, 3 और 3 होता है, देन देर इज़ नो डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इसके ऊपर 3 रहेगा और इसके ऊपर 3 रहेगा. जब दोनों के पास बराबर है तो एक दूसरे को नहीं देगा और दूसरा फर्स्ट को नहीं देगा. बट हाँ, अगर नंबर जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, जैसे इस केस में वेरिएबल है, तो चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है. और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, जो दो हम बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं उन दोनों बॉडीज़ पे जो चार्ज होता है वो बराबर बराबर रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, जब तक वो आपके पास जो स्फीयर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वेनेवर द चार्जेस या फिर जो आप बॉडीज़ लेते हो, मैं चार्जेस बोल रही हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं करना. चार्जेस किसके ऊपर होंगे, बॉडीज़ के ऊपर होंगी. और वो बॉडीज़ कैसी होनी चाहिए, इफ़ दीज टू बॉडीज़ आर आइडेंटिकल इन शेप, ठीक है, देन द चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दीज टू बॉडीज़. ठीक है, तो वो कैसे आप रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपने अब इनमें चार्जेस बराबर बराबर बांटने हैं. तो बराबर कैसे बांटोगे, पहले टोटल चार्ज निकाल दो. तो आपके पास टोटल चार्ज क्या बनेगा, तो जब आप निकालेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा. आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस एडिटिव नेचर के होते हैं. तो चार्जेस आएंगे आपके पास 5 + 3, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 8 कूलम.
Now the total charge on this system, now it become a system. Now the total charge on this system become 8 coulomb, and now you have to distribute 8 coulomb equally among these two spheres. क्लियर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 8 कूलम डिवाइड, 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दूँ, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4 कूलम. ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा मिक्स हो गया ये इसके साथ. ठीक है, ये 4 कूलम आ जाएगी. यानी कि अब जो आपके पास न्यू आएगा, न्यू चार्जेस आएंगे, वो ए के ऊपर कितना आ जाएगा? 4 कूलम, और बी के ऊपर भी कितना आ जाएगा? 4 कूलम. नाउ द चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल और बेसिक स्टेप which you have to remember while doing these type of numericals. Okay, so what we can do, you have to first check the charges on the metallic spheres are equal or they are not equal. If they are equal, then there is no problem. ठीक है, then there is no redistribution of the charges. But whenever the charges on the two metallic spheres are different, then you have to redistribute the charges. ठीक है, charges क्या होते हैं? redistribute होते हैं. For this redistribution, what you have to do, you have to just follow 2 steps. ठीक है, in first step, what you have to do, you have to simply calculate the total charge on the system, and the total charge on the system you can easily calculate by adding the charges of the two bodies. ठीक है, A and B के charges को आपने add करना है. ठीक है, and you will get the total charge on the system. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल चार्ज अमंग ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम. बॉडीज़ की जो सिस्टम के अंदर बॉडीज़ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आपके सिस्टम के अंदर 2 बॉडीज़ है, तो आपने जब 8 कूलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप सिंपली डिवाइड बाई 2 करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 4 कूलम. तो अब न्यू चार्ज ऑन ए बिकम 4 कूलम एंड द न्यू चार्ज ऑन बी बिकम 4 कूलम. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या बताया, अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रही हूँ. इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट्स भी आते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है, सो आपके पास क्या दिया था, आपके पास ये इनिशियल स्टेज है. ठीक है, ए एंड बी आर 2 स्फीयर्स एंड आई हैव कंसीडर्ड दैट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 स्फीयर्स इज आर, and in the numerical it is already given that the charge on the 2 spheres is q. ठीक है, and there is a third uncharged sphere. ठीक है, तो जब आपने थर्ड अनचार्ज स्फीयर को फर्स्ट पहले ए के साथ कांटेक्ट में लाना है, फिर रिमूव करके उसको बी के साथ लगाना है, फिर रिमूव करके आपने देखना है ए और बी के बीच में नई फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी. ठीक है, कितना कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे लिख रही हूँ. ठीक है, मैंने नीचे बना दिया था, पर आपने ध्यान रखना है इनिशियल स्टेज मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. इन द initial stage what you have given 2 spheres and let the distance between these 2 spheres is equal to r, then you can, or the charges over them is q and q it is given. तो आपको पता है कि नई फोर्स निकालनी है, कितनी होगी नई फोर्स, तो आपको पहले इनिशियल फोर्स निकालनी पड़ेगी. तो आप बड़े सिंपल से निकालोगे, कूलम लॉ लगाएंगे आप. इट इज़ इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught magnitude of the 2 charges, so it can be written as q into q upon r square. इट इज़ द इनिशियल फोर्स, इनिशियल फोर्स है. ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर 1 बनेगा. ठीक है, अब आपने क्या किया, चार्ज ऑन ई स्फीयर ए एंड बी क्यू गिवन है. ठीक है, इनिशियल फोर्स आपके पास ये आती है. अब आपने क्या किया, जो आपको न्यूमेरिकल में दिया है आप वो करेंगे. ठीक है, व्हेन अ सिमिलर बट अनचार्ज स्फीयर सी, ठीक है, is placed in contact with sphere A, each sphere share a equal charge. आपको बताया मैंने. अब पहले क्या था, अब आपने A के साथ, A पे इनिशियल चार्ज कितना है आपके पास, Q है. तो A को तो अभी तक वैसा ही रहा, ना आप उसको किसी के पास लेके आए हो ना किसी से दूर लेके गए हो, वो वहीं रखा हुआ है. ठीक है, ये पुरानी स्टेज है. अब A जहाँ है वो वहीं रखा है. ठीक है, जिस पे चार्ज Q है. अब आपने क्या किया, C को जो कि अनचार्ज है, अगर अनचार्ज है तो उस पर चार्ज कितना होगा, 0. ये सी को आपने ए के साथ कांटेक्ट में लाना है, और इनिशियल स्टेज के आपके पास क्यू इस पे और 0 इस पे है. अब नाउ दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. अब मैंने क्या बोला आपको, चार्जेस क्या होंगे, इसके पास चार्ज क्यू है और इसके पास चार्ज कितना था, 0. तो अब आप क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज किस पे, ऑन द सिस्टम, विच इज़ इक्वल टू, ऐड करेंगे q प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू q. तो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज q. तो अब आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि चार्जेस इक्वल नहीं है.
अगर इस पे भी क्यू होता है, इस पे भी क्यू होता है, तब आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी पड़ती। अब इस पे क्यू है और इस पे ज़ीरो है, तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने टोटल निकाला है, जैसे ये समझाया आपको, ठीक है। क्यू टोटल चार्ज आ गया। नाउ द न्यू चार्ज, न्यू चार्ज कितना बनेगा आपके पास, जो टोटल चार्ज होता है, क्योंकि दो ही है ना सिस्टम के अंदर, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, दो में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो आपका न्यू चार्ज बनेगा, यानी कि क्यू को आपको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, 2 के साथ। यानी कि ए और सी में पुराने चार्जेस ये हैं, अब नए चार्जेस क्या हो जाएंगे, इसका हाफ इसके पास रहेगा और इसके पास हाफ हो जाएगा। नाउ जो आपका टोटल चार्ज था, जो कि क्यू था, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली अमंग टू स्फीयर्स। सो द न्यू चार्ज ऑन ए एंड सी बिकम Q/2 एंड Q/2, ठीक है। जब आप ए को, जिस पे इनिशियल चार्ज क्यू था, सी अनचार्ज स्फीयर को लेके आओगे, तो ए और सी पे इतना चार्ज आ जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट ना। सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जब आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो अब ए पे नया चार्ज आ गया है। अब ए पे आप क्यू चार्ज नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि इसका हाफ चार्ज जो वो सी ने ले लिया है। जब आप रिमूव करोगे तो सी पे जो चार्ज आएगा वो Q/2 होगा, और ए पे जब रिमूव होने के बाद चार्ज आएगा वो Q/2 होगा। अब दोनों पे इक्वल चार्ज हुआ, दैट इज़ कितना आया इन पे चार्ज, Q/2। ये लाइन ज़रूर लिखनी है। अब आपने सी को हटाना है ए से। अब ध्यान रखना है, अब जब आप फाइनल फोर्स निकालोगे तो ए पे क्यू चार्ज नहीं लोगे आप ए पे कितना चार्ज आ गया है, Q/2, ठीक है। अब बी है, बी भी तो वैसे रखा है, इनिशियल चार्ज तो आपने इसको हटाया नहीं है, तो इनिशियल चार्ज तो इसका क्यू है। अब सी को आपने ए से रिमूव करने के बाद बी के साथ कांटेक्ट में लाना है। नाउ इनिशियल चार्ज ऑन बी इज़ क्यू, ठीक है। और क्योंकि इनिशियल चार्ज क्यू, अब सी का ज़ीरो नहीं लिखना है, क्योंकि सी का चार्ज चेंज हो चुका है, कितना है, Q/2, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आना है। तो आपको पता है चार्जेस दोनों ऐड होंगे, ये और ये चार्जेस आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ लिख रही हूँ फिर से, टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्यू, ये और ये ऐड होंगे आपस में, Q प्लस Q/2 विच इज़ इक्वल टू 2Q, एलसीएम ले लेना, 2Q प्लस Q दैट इज इक्वल टू 3Q/2। ये टोटल चार्ज आया, लेकिन टोटल चार्ज को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है दो में। तो जब आप न्यू चार्ज निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज को डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपके पास आएगा 3Q/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 3Q/4। So now B possess the new charge is equal to 3Q/4 and it will possess 3Q/4. Clear? It's not so difficult. कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। ये आगे नए चार्ज। अब आपके जो फाइनल स्टेज है, ए पे चार्ज कितना चेंज हो गया, Q/2, सी पे कितना चार्ज है, 3Q/4 फाइनल स्टेज में, और बी पे कितना है। अब ये फाइनल स्टेज है क्योंकि सी ने बी के साथ कांटेक्ट में आना है, और सी का फाइनल स्टेज ये आएगी 3Q/4, और बी का ये आ गया, ठीक है। अब आपके पास सारे चार्जेस आ गए। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट क्या किया हमने, नाउ व्हेन स्फीयर सी विद चार्ज, कितना चार्ज था सी पे, Q/2, सी विद चार्ज Q/2 इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द स्फीयर बी विद चार्ज Q। ये वाली लाइन की स्टेटमेंट लिख रही हूँ मैं, ये आपने लिखनी है, ठीक है। Q/2, सॉरी, the charge is redistributed equally so that charge on B and C become, जैसे पहले A और C पे कितना हो गया था, Q/2, अब देखो B और C में कितना हो गया, 3Q/4, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब आपकी स्टेज क्या आई है, किसके बीच में निकालनी है, A और B के बीच में। तो उनके बीच का डिस्टेंस में तो न्यूमेरिकल में कहीं नहीं पूछा है कि डिस्टेंस को कम ज़्यादा किया है, वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ए का चार्ज चेंज हो चुका है। अब ए का फाइनल चार्ज कितना है, Q/2, और बी का फाइनल चार्ज कितना है, 3Q/4। तो आप यहाँ चेंज करेंगे Q/2 3Q/4। सो आप नई फोर्स निकालेंगे तो कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, 1/4πε0, पुट द वैल्यू ऑफ Q1। नाउ इन दिस केस इट इज़ इक्वल टू Q/2, Q2 की वैल्यू कितनी है, 3Q/4, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आया है,
सो आपके पास आएगा 1/4πε0 3q, 4 × 2 = 8 r²। अब आपको ये कौन सी फोर्स है, न्यू फोर्स, इसको इनिशियल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 3/8 बाहर लिख दिया, 1/4πε0 3q अपॉन 3 नहीं आएगा, ये r² आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ योर न्यू फोर्स। सो नाउ कंपेयर योर न्यू फोर्स विद द इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स इज 1/4πε0 q अपॉन r²। सो न्यू फोर्स इज 1/4πε0 q/r²। ये आपकी कौन सी फोर्स बन रही है, इनिशियल। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 you will find that new force is equal to 3/8 time of initial force. These are your numericals. ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि सिस्टम पे आप टोटल चार्ज निकालेंगे पहले, अगर अनइक्वल चार्ज होगा फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, इसमें जो मैंने आज आपको सम करवाए हैं, एक आपका ये NCERT का 1.12 है। इन दिस आपको वैल्यूज़ गिवन है, जैसे यहाँ मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया है ना, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ है, नई फोर्सेस क्या निकलेंगी। एक आपने 3.12 करना है और 3.13। ठीक है, ये 2 सम्स करने हैं जो मैंने आज कराया उसी पे बेस्ड है। सो आपने ये 2 चीज़ें करनी है। ठीक है।